के लिए। चले विनिवेश की बात हुई तो यहाँ पर पीएसयू कंपनियों पर ही लार्जली फोकस होता है और पीएसयूज के राजा तो आजकल डिफेंस कंपनियां बने हुए हैं। इंटरेस्ट भरपूर है, ये पूरा पैक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले साल और इस साल की शुरुआत से अब तक भी। दरअसल यहाँ पर बड़े पैमाने पर फंड्स आ रहे हैं। रिटेल निवेशकों की भागीदारी है ही, लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स भी अपने एनएफओज इसी सेगमेंट को लेकर फोकस करें। आपको याद होगा कुछ महीने पहले वो एचडीएफसी का एनएफओ आया था जो डिफेंस पर फोकस कर रहा था। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक नया फंड ऑफर आया है। 24 जून तक आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है इस फंड का नाम, और ये इनफैक्ट पहला इंडेक्स फंड है जो लिस्टेड डिफेंस शेयरों में इन्वेस्ट करेगा। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के प्रतीक ओसवाल जुड़ रहे हैं। प्रतीक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली डिफेंस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है जहां पर थोड़ा सा ब्रीदर आता है और उस थोड़े से ही ब्रीदर में लोग और एक्साइट होकर पैसा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, 24 को ये इशू ऑफ कोर्स बंद होगा, वो लास्ट डेट है पैसा लगाने की, लेकिन ये बताइए अब तक का रिस्पॉन्स कैसा आया है? नमस्ते जी, शो में मैं इनवाइट करने के लिए शुक्रिया जी। तो हमारा ये जो एनएफओ ये फंड का है, एक्चुअली शुरू हुआ था 24 तारीख को, लेकिन हमने ये 27 तारीख तक एक्सटेंड किया है। तो 27 तारीख को आई थिंक हमारा ये लास्ट डेट होगा, लेकिन सो फार इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है। आई थिंक ऑलरेडी मैंने करीबन 30 एनएफओ किए हैं लास्ट 4 सालों में, और ऑलरेडी आई थिंक 4 या 5 दिनों में आई थिंक इसका रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा रहा है। आई थिंक सो फार इट्स ऑलरेडी बीन द बेस्ट एनएफओ। तो आई थिंक बहुत सारा इंटरेस्ट है ये सेगमेंट में। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है जिनको पता नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, उनके लिए ये जो इंडेक्स फंड है बहुत ही सिंपल सा आसान सा ऑप्शन है, जहाँ पे ये जो सेक्टर है उसको वो प्ले कर सकते हैं। इसका आपका परफॉर्मेंस आपने देखा ही है, लास्ट 3-4 सालों में बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से हमारा हाउस व्यू है कि ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, और नेक्स्ट 4 या 5 सालों में जो परफॉर्मेंस आया, वी एक्सपेक्ट ये परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा। ओके अच्छा प्रतीक, आपसे बात करेंगे। मीनवाइल निफ्टी बैंक ने अभी एक हाई लगाया करीब 51,946 का। मात्र अभी तक के इस 40 मिनट के प्रोग्राम में अभी मानिए 500 पॉइंट का मूव आ चुका है। गजब। अच्छा प्रतीक जी, मेरे को जब भी मैं किसी आई थिंक सेक्टोरियल फंड के बारे में बात करता हूँ ना, मेरे को एक चीज़ बड़ी आई थिंक खलती है, या फिर एज ए फंड मैनेजर जो दिक्कतें होती हैं, क्या मेरा फैक्ट सही है? डिफेंस कंपनियों में वी हैव 2 स्टॉक्स इन आई थिंक HCL एंड BL विच आर इन डेरिवेटिव्स, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वो मिड कैप में है, वहाँ इम्पैक्ट कॉस्ट का एक इशू है। एज ए फंड मैनेजर एक ऐसे स्पेस में फंड को प्ले करना जहाँ पे 80% स्टॉक्स में इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई है, कितना मुश्किल होगा इस फंड को मैनेज करना? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आप देखते हो कि ये जो फंड है इसमें सिर्फ 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है अभी। इसका जो मेथोडोलॉजी है, वहाँ से अगर आप देखते हो सिर्फ 15 स्टॉक्स क्वालिफाई करती है इंडेक्स के लिए। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखते हो टॉप 10 स्टॉक्स से इंडेक्स में, तो करीबन 65% 65% का जो आपका एक्सपोजर है वो लार्ज एंड मिड कैप में है। तो हमारे हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप में जो वॉल्यूम्स है बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 या 3 सालों में बहुत ही बढ़ गए। तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये फंड बहुत ही स्केलेबल है, और हमने लिक्विडिटी एनालिसिस भी किया है फंड में। इस फंड में अप्रोक्सीमेटली 35% एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि शायद इम्पैक्ट कॉस्ट रह सकता है, लेकिन अगर आप डेली वॉल्यूम देखते हो तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि हमें वहाँ पे भी हमें मतलब वॉल्यूम मिल सकता है हमारे फंड के लिए। और ये बहुत ही मतलब ये इंडेक्स फंड टाइप स्ट्रक्चर है, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है फंड में कि हम डे 1 से 1000 2000 3000 क्रोर्स मैनेज करेंगे। तो हमारे हिसाब से क्या है, हम चालू तो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ता है हमारा फंड भी बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से फॉर एग्जांपल हमने एक माइक्रो कैप फंड लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे। आज हमारा ये फंड 1100-1200 करोड़ का है, और हमें बहुत आसानी से वॉल्यूम मिल रहा है मार्केट में। तो ये भी सिमिलर स्टोरी प्ले आउट करेगा डिफेंस में। प्रतीक जी, ये बताइए, क्योंकि अब नॉर्मली जब डिफेंस कंपनियों की बात आती है
तो फोर फ्रंट पर आपकी पीएसयू कंपनियां होती हैं, जहाँ चाहे वो शिप बिल्डर्स हो, जो नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या फिर आपका हेल हो जो एरोनॉटिक्स प्रोडक्ट्स बना रहा है अक्रॉस फोर्सेस के लिए। लेकिन यहाँ पर इक्वली कॉम्पिटिटिव निजी कंपनियां भी हैं, तो आप लोगों का एक्सपोजर निजी वर्सेस पीएसयूज कितना रहेगा? क्या ज़्यादा वेट बिग बॉयज जैसे कि एचएएल एंड द लाइक्स में रहेगा, या फिर कुछ कुछ एक्सपोजर दूसरी निजी कंपनियों में भी रखेंगे आप? हाँ जी, तो ये मार्केट कैप वेटेड, ये जो हमारा जो फंड है, ये है इंडेक्स फंड, पैसिवली मैनेज फंड है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का जो ऑप्शन है, वो हमारे पास है नहीं। ये जो निफ्टी मेथोडोलॉजी है, इसके हिसाब से हम ये फंड को हम रेप्लिकेट करेंगे। तो ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का अगर रिटर्न होता है करीबन 20%, हमारा भी रिटर्न उतना ही रहेगा। तो पैसिव फंड के हिसाब से पैसिव फंड में तो बेस्ट चीज़ ये क्या है कि सबसे ज़्यादा बड़े स्टॉक्स होते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो अगर आप देखते हो ये इंडेक्स में जो टॉप 3 और 4 स्टॉक्स है, सबके वेटेजेस बहुत ही हाई है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा। तो हम आप बात करते हो एचएएल, बीएल, सोलर इंडस्ट्रीज, इनका सब वेटेजेस करीबन होगा 55-60% ये इंडेक्स में। तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम्स तो की दिक्कत है नहीं वहाँ पे। तो आई थिंक बिकॉज ये जो इंडेक्स है टॉप हैवी है, बिकॉज ये इंडेक्स में जो लार्ज और मिड कैप नेम्स में आपका पूरा एक्सपोजर आता है, तो हमें ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे हमें कुछ मुश्किल मिलेगी ट्रेड करने की। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन प्रतीक जी, एक चीज़ हम भी समझते हैं, और इनफैक्ट ये बाजार भर में काफ़ी चर्चा हुई है कि दीज कंपनीज हैव रन वे अहेड ऑफ देयर वैल्यूएशंस। उस लिहाज से इस समय इसे टाइम करना इज़ अ क्वेश्चन। और दूसरा, अगर इन करंट वैल्यूएशंस पर रफली कोई पैसा लगा भी रहा है एसआईपी के जरिए ही, औसतन किस तरह के रिटर्न्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं बनेंगे? हाँ जी, तो अगर आप देखते हो ये फंड, ये जो सेक्टर है, करंट पी मल्टीपल होगा करीबन 58 to 60 के अराउंड, जो हमारे हिसाब से एक्सपेंसिव कैटेगरी में रहता है। तो अगर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हो उनको वैल्यूएशन से थोड़ा आई थिंक प्रॉब्लम है, तो दे कैन लुक एट एसआईपी या फिर स्टैगरिंग द इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ओवर टाइम। हमारे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन स्टैंड अलोन को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन कंबाइंड बाय ग्रोथ को देखना चाहिए। अगर आप ये स्टॉक्स देखते हो आपके पोर्टफोलियो में, सबके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो लास्ट 3 या 4 सालों में डबल या ट्रिपल हो गए हैं। तो आई थिंक ग्रोथ भी आपको बहुत मिल रहा है ये सेक्टर में। सिंपल सा एग्जांपल में मैं आपको देना चाहूँगा, अगर एक स्टॉक जिसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 30, लेकिन उसका ग्रोथ रेट है 10%, वो बहुत ही महंगा स्टॉक है। लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 30 है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट 50 या 60% हो, तो बहुत सस्ता रहता है। हमने देखा है कि ये सेक्टर में स्टॉक्स, यस, उनका वैल्यूएशंस है हाई, और बहुत ही स्टॉक रन अप भी हो गए, लेकिन ये जो ग्रोथ एडवांटेजेस जो है उनके आप ऑर्डर बुक्स देखेंगे, या फिर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखोगे, हमें ऐसा लगता है कि जो भी इन्वेस्टर ये फंड में निवेश करता है और 5 से 7 सालों का उसका होराइजन होता है, तो दे विल बी एबल टू, उनका रिटर्न्स बहुत ही अच्छे आएंगे। हमारा ये भी मानना है कि जो पास्ट रिटर्न्स देख के लोग निवेश नहीं करें। पास्ट रिटर्न बहुत ही स्ट्रांग है, और हमारे हिसाब से ये जो, अगर इन लोगों को एक्सपेक्टेशन करना है, तो दे शुड नॉट एक्सपेक्ट व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड। आई थिंक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेशन उनका होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म में, बट ये जो बिल्कुल। सिमिलर परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होना हम्म चाहिए। हम्म। जी हाँ। चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस फंड के एनएफओ के बारे में बात करी और